हेलो गाइस। आज डीपीसी एक्ट करते हैं जो कि पीसी 5 और पीसी 22 में काम आएगा। चलो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 148 में सीएजी के बारे में बताया गया कि वो अपॉइंटमेंट होती है सीएजी की, और ये उसके प्रेसिडेंट उसको वारंट और प्रेसिडेंट के सामने ये अपनी शपथ लेंगे। और सीएजी को जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है, उसी तरीके से सीएजी को भी रिमूव किया जा सकता है, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है। जो सैलरी वगैरह होती है सीएजी की, वो पार्लियामेंट निर्धारित करेंगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से मिलेगी। ओके। और अगर एक बार कोई सीएजी के रूप में कार्यभार कर ग्रहण करके कर लेता है, तो उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस में नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा। और इसकी जो पावर्स वगैरह सीएजी की, वो भी जो निर्धारित की जाती हैं प्रेसिडेंट के साथ सीएजी कंसल्टेशन करके निर्धारित करेगा। और इनके जो सैलरी अलाउंसेस पेंशन्स वगैरह होती है, वो जो ऑफिस में होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होएगा। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी है, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए उनके हिसाब से सीएजी की ड्यूटीज और पावर होती हैं। ठीक है। आर्टिकल 150 में आता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स रखे जाएंगे यूनियन और स्टेट के, प्रेसिडेंट के एडवाइस पे सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा। और आर्टिकल 151 में होती है ऑडिट रिपोर्ट्स, जिसमें जो यूनियन की रिपोर्ट है उनको सीएजी प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, और प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में रखेगा। और ऐसे ही स्टेट वाली में गवर्नर को सबमिट करेंगे, और गवर्नर आगे लेजिस्लेचर स्टेट में रखेगा। तो चैप्टर 1 में क्या आता है, शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस है। जैसे सैलरी होगी, टर्म ऑफ ऑफिस, लीव, पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, राइट टू सब्सक्राइब टू जीपीएफ, अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज। चैप्टर 3 है मेन इम्पोर्टेंट, इसी में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 20 तक, और इसके बाद चैप्टर 4 है मिसलेनियस, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेक्शन 21 से लेके 26 तक है। तो जो डीपीसी एक्ट है वो कब आया था, वो 15 दिसंबर 1971 को आया था, और ये एक्ट नंबर 56 है 1971। तो सैलरी वगैरह जो होएगी सीएजी की, वो सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होएगी, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। और जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होएगा, और या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाता है वही माना जाएगा। ठीक है। और सीएजी अपना, अगर इसको रिजाइन देना है तो राइटिंग अंडर हिज हैंड, तो ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं रिजाइन के लिए लिखकर। ये सेक्शन 9 तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर 3 सेक्शन 10 से, इसमें क्या आता है जी, सीएजी जो है कंपाइल करता है अकाउंट यूनियन और स्टेट के, सेक्शन 10 में। और इसको चाहे तो अगर यूनियन के उसमें कंपाइलेशन में प्रेसिडेंट इसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव भी कर सकता है, और ऐसे ही स्टेट के में गवर्नमेंट रिलीव कर सकता है। सेक्शन 10 में यही है, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। सेक्शन 11 में है, जो कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स करे थे उनको प्रिपेयर एंड सबमिट करेगा।
किसको? प्रेसिडेंट को स्टेट यूनियन में, और स्टेट में गवर्नमेंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, और यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को करेगा, जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, और इसमें भी वही कंडीशन है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सीएजी के साथ कंसल्टेशन करके उसको अकाउंट प्रिपेयर और सबमिट करने से रिलीव कर सकता है। और एज जैसे पहले कहा था, स्टेट में भी गवर्नर से और यूटी में इससे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह से। अब आ गया सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या है? सीएजी जो है इंफॉर्मेशन एंड the CAG shall, in so far as the accounts for the compilation or keeping of which he is responsible, enable him so to do, due to the union government, to the state government, or the governments of union territories having legislative assemblies, as the case may be, such information as they may from time to time require, and render such assistance in the preparation of their annual financial statements as they may be reasonably asked for. तो यहाँ पे सीएजी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, यूटी होगी, जिसके लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको इंफॉर्मेशन देगा जैसे वो टाइम टू टाइम मांगेंगे, और उनको असिस्टेंस भी देगा किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जब वो पूछेंगे। ठीक है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या है? जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। ऑडिट से रिलेटेड जनरल प्रोविजन है, देख लेते हैं। To audit all expenditure from the consolidated fund of India and or of each state and of each union territory having a legislative assembly, and to ascertain whether the money shown in the accounts as having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged, and whether the expenditure conforms to the authority which governs it. तो 13A में क्या है? ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ consolidated फंड में जो मनी है उसके बारे में निर्धारित करते हैं कि जो प्रॉपर अकाउंट में लीगली अवेलेबल है, सर्विस है, ठीक है, अच्छे से चार्ज किया गया है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए अथॉरिटी ने वहीं गवर्न किया है। नेक्स्ट, टू ऑडिट ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स रिलेटिंग टू कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। तो बी में क्या है? बी ट्रांजेक्शन का ऑडिट करेगा, यूनियन, स्टेट और कंटीजेंसी फंड का, यूनियन और स्टेट में, और पब्लिक अकाउंट्स का। तो सेक्शन 13 में क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड भी आ गया है, एक्सपेंडिचर ऑल एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कंटीजेंसी फंड भी एंड पब्लिक अकाउंट्स भी, तीनों आ गए हैं। सी में क्या कह रहे हैं? टू ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स kept in my any department of the union or of a state, and each case to report on the expenditure transaction or accounts so audited by him. तो ऑडिट करेगा किसका? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, जो सब्सिडरी अकाउंट रखे गए हैं यूनियन में, स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 14। सेक्शन 14 में भी इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें ये कंडीशन है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह उसका फाइनेंस ईयर में 25 लाख से अमाउंट जो होती है लोन या ग्रांट की, 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, उस बॉडी का एक्सपेंडिचर जो है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन ये हैं। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो इसका ऑडिट करेगा। और पॉइंट नंबर 2 में क्या है? इसमें कंडीशन है 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए ग्रांट और लोन की जो अमाउंट है। ठीक है, और 14.3 में क्या है? 14.3 में कह रहे हैं कि अगर जो ऊपर कंडीशनें दी गई हैं उस सब 1 और सब सेक्शन 2 में, अगर वो फुलफिल भी नहीं कर रही तो भी सीएजी उसका ऑडिट करेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, लगातार 2 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 15। सेक्शन 15 भी ग्रांट और लोन्स है जो अथॉरिटीज़ और बॉडीज़ को दिया जाता है।
चलो पढ़ लेते हैं। वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज फ्रॉम द consolidated fund of India or of any state or any union territory having a legislative assembly to any authority or body not being a foreign state or international organization, the CAG shall scrutinize the procedure by which the sanctioning authority satisfy itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such grants or loans were given, and shall for this purpose have right of access after giving reasonable previous notice to the books and account that the authority। तो इसमें क्या करें कि सीएजी सेटिस्फाई करेगा जो जिनको ग्रांट दी गई अथॉरिटी और बॉडी को, उनकी कंडीशनें वगैरह फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, और उनके अकाउंट्स बुक्स वगैरह चेक कर सकता है। ठीक है, ओके। इसमें कंडीशन वही है, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए ये, और प्रेसिडेंट और गवर्नर वगैरह से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 16। इसमें क्या है, इसमें जो सीएजी है ऑडिट करेगा ऑल रिसीट्स जो पेबल है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, each state, each union territory और having a legislative assembly। ठीक है, तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि रूल और प्रोसीजर के भी आप पे अच्छे से असेसमेंट किया गया है, कलेक्शन एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रेवेन्यू दिया गया है। ठीक है, और जिस पर्पज के लिए दिया गया था उसका एग्जाम उसको देखेगा, वो ऑब्जर्व किया गया और एग्जामिनेशन करेगा अकाउंट्स वगैरह का कि वो उनमें फिट हो रहे हैं, रिपोर्ट देखेगा। ठीक है, अब सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 में क्या है, सीएजी ऑडिट करेगा रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर एंड स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट और यूनियन और स्टेट। यूनियन और स्टेट का कोई भी ऑफिस और डिपार्टमेंट हो, उनके स्टोर एंड स्टॉक की अकाउंट्स की ऑडिट करेगा। ठीक है, सेक्शन 18 पावर ऑफ सीएजी इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के बारे में क्या पावर सीएजी 18(1)। द सीएजी एंड ऑडिटर शैल इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट हैव अथॉरिटी। तो सीएजी की क्या अथॉरिटी है, क्या है कि ए में है टू इंस्पेक्ट, तो वो किसी भी ऑफिस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। यूनियन और स्टेट हो गया, ठीक है, ट्रेजरी हो गया, सब्सिडरी अकाउंट्स हो गए, इनिशियल हो गए, सबमिट्स अकाउंट्स हो गए, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। नंबर बी, to require that any accounts book paper and other documents which deal with or form or the basis or are otherwise relevant to the transaction to which his duties in respect of audit extent shall be sent to such place as he may appoint for inspection। C. To put such question or make such observation as he may consider necessary to the person in charge of the office and to call for such information as he may require for the preparation of any account or report which it is duty to prepare। तो इनमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी अकाउंट और बुक पेपर वगैरह का जो डॉक्यूमेंट है उनका ऑडिट करेगा, एक्सटेंड कर सकता है, और जिस जगह पे चाहे वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट कर सकता है सीएजी। और पॉइंट सी में कह रहे हैं कि जो पर्सन ऑफ चार्ज होगा ऑडिट एंटिटी का, उनसे जो इन्फॉर्मेशन तैयार करवानी है उनको करवा सकता है वो, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी होती है उसे तैयार करने के लिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन नेसेसरी हो वो उनसे पूछ सकते हैं। 2. The person in charge of any office or department, the accounts of which have to be inspected and audited by the CAG, shall afford all facilities for such inspection and comply with requests for information in as complete a form as possible and with all reasonable expedition। इसमें भी वही है कि जो पर्सन ऑफ चार्ज होता है ऑफिस डिपार्टमेंट का, वो सीएजी के साथ इंस्पेक्शन में उचित सहयोग देगा। ठीक है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन के बारे में क्या सीएजी का 19(1)। The duties and power of CAG in relation to the audit of the accounts of government companies shall be performed and exercised by him accordance with the provision of Companies Act 1956। तो जो ये एक्ट है कंपनीज का, अभी ये 2013 हो गया है, पर अगर ऑप्शन में 1956 है तो वही चूज करना। नेक्स्ट,
The duties and power of the CAG in relation to the audit of the accounts of corporation not being companies established by or under law made by Parliament shall be performed and exercised by him in accordance with the provision of the respective legislations. तो इनका कॉरपोरेशन का ऑडिट वगैरह होएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा लोग के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है, जो भी कानून है. The governor of a state of the administrator of a union territory having a legislative assembly may, where he is of opinion that is necessary in the public interest or to do request the CAG to audit the account of corporation established by law made by the legislature of the state union. तो इसमें कह रहे हैं कि जो गवर्नर होता है स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अगर वो चाहे कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऑडिट करना नेसेसरी है तो वो सीएजी को रिक्वेस्ट करेगा सच ऑडिट के लिए, और उसकी बुक और अकाउंट्स का अच्छे से उस कॉरपोरेशन की बुक और अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए, ठीक है. और ये जो रिक्वेस्ट की जाएगी ऑडिट के लिए वो सीएजी से कंसल्टेशन करने के बाद ही होएगी प्रपोजल, ठीक है. लेइंग ऑफ रिपोर्ट्स इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस. गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशंस के रिपोर्ट्स के बारे में क्या है. सेक्शन 19 से द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 19 शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर गवर्नमेंट कंसर्न्स, ठीक है. टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल cause every report received by its under subsection 1 to be laid as soon as may be after it is received before each house of parliament. Number 3, the state government shall cause every report issued by it under subsection 1 to be laid as soon as may be after it is received before the legislature of the state. Section 20, audit of accounts of certain authorities or bodies. उसमें सेक्शन 19 में था गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस का और सेक्शन 20 में है अथॉरिटीज और बॉडीज का अकाउंट्स ऑडिट, ठीक है. नंबर 1, save as otherwise provided in section 19 where the audit of the accounts of any body or authority has not been entrusted to the CAG or under any law made by parliament, he shall be, if requested, so to the president, to the governor, state administrative duty, as the case may be, undertake the audit of the accounts of body or authority on such terms and conditions as may be agreed upon between him and concerned government, and shall have for the purpose of such audit right of access up to the books of the body authority. तो इसमें भी वही कंडीशन है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑडिट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में, पर इसमें भी सीएजी से पहले कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है. एंड 2, the CAG may propose to the president or the governor of a state or the administrator of a union territory having legislative assembly, as the case may be, that he may be authorized to undertake the audit of the accounts of any body or authority, the audit of the accounts of which has not been entrusted to him by law, if he is of opinion that such audit is necessary because a substantial amount has been invested in or advanced to such body or authority by central or state government or by government or union territory, and on such request being made by the president, governor, the administrator. तो वही कह रहे हैं ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सेम ही है गाइस, ये पॉइंट में कुछ डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट सेक्शन 21, डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ सीएजी. तो सीएजी अपनी पावर भी डेलीगेशन कर सकता है, ठीक है. Any power exercisable by the CAG under the provision of this act or any other law may by exercised by such officer of his department as may be authorized by him in behalf of general or special order, provided that except during the absence of CAG on leave or otherwise, no officer shall be authorized to submit on behalf of CAG any report which CAG is generally required by Constitution to the Government of UT Act 1963 to submit to the president or the governor of state or administrator of a union territory having a legislative assembly, as the case may be. तो कह रहे हैं कि सीएजी के अगर अब्सेंस में भी है ना, कोई किसी को पावर डेलीगेट भी कर रखी है तो भी कोई भी रिपोर्ट वो सबमिट नहीं कर सकते.
ठीक है, कोई ऑफिसर अथोराइज नहीं है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। नेक्स्ट, पावर टू मेक रूल्स। The central government may, after consultation with the CAG by notification in the official gazette, make rules for carrying out the provision of this act in so far as they relate to the maintenance of count. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आप CAG के साथ कंसल्टेशन करने के बाद इस सेक्शन के हिसाब से मेक रूल्स और प्रोविजंस बना सकते हैं, ठीक है, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। ये पॉइंट्स बता रखे हैं अकाउंट्स कैसे रखने चाहिए, ठीक है। Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if it before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both House agree in making any modification in the rule of both House agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be no effect as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under the that rule. तो इसमें जो ये कह रहे हैं सेक्शन ये 30 डेज का टाइम होता है इसका, ये रहा वन सेशन का, ठीक है। अगर ये एक्सपायर हो जाए तो ये इसका क्वेश्चन आ जाता है कई बार। पावर टू मेक रेगुलेशन, तो CAG को पावर है रेगुलेशन बनाने की भी। इस सेक्शन 23 के हिसाब से CAG ने एक बना भी रखा है, आपने पढ़ा भी होगा, रेगुलेशन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन आते हैं PCY वाइज के बहुत ज़्यादा। पावर टू डिस्पेंस विद डिटेल्ड ऑडिट, सेक्शन 24, the CAG is hereby authorized to dispense with when circumstances so warrant any part of detailed audit of any accounts or class of transaction and to apply such limited check in relation to such accounts or transaction as he may determine। तो सेक्शन 24 के हिसाब से CAG ऑडिट वगैरह को डिस्पेंस कर सकता है, ठीक है, जब वह चाहे। रिपील, रिपील में क्या है, CAG कंडीशन ऑफ सर्विस 21 ऑफ 1953 एक्ट 1953 है रिपील। रिमूवल ऑफ डाउट्स, section 26, for the removal of doubts it is hereby declared that on the commencement of this act the government of India audit and accounts order 1936 as adopted by the India provisional constitution order 1947 shall cease to be in force except as respects anything done or anything। तो इसका आ जाता है क्वेश्चन गाइस, ये ध्यान रख लेना। 1936 और 1947, ठीक है। तो TPC एक्ट जो है 4 बार अमेंडेड हो चुका है। सबसे पहले हुआ था 1976 में, उसके बाद 1984 में, फिर 1987 में और अब जो है 1994 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।